नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का मतलब बाहरी चीज़ों से होता है। कैसे हम कपड़े पहनते हैं, क्या मैनरिज्म है, बोलचाल कैसी है हमारी। लेकिन ये जो परिभाषा है एक अधूरी परिभाषा है जिससे आपको बहुत लाभ नहीं होने जा रहा है। दोस्तों, पर्सनालिटी का असली मतलब ये होता है कि अगर कठिन परिस्थिति में, एडवर्स सर्कमस्टांसेज में कोई व्यक्ति पड़ गया है तो उस समय उसका रिएक्शन क्या होता है, कंडक्ट क्या होता है, कैसे वो उससे पार पा पाता है। यानी पर्सनालिटी का मतलब हमारा एक्शन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण होता है। और वो इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी सोच क्या है, हमारे जीवन मूल्य क्या है। और हमारी सोच और जीवन मूल्य इस बात से बनते हैं कि हमने अभी तक किस तरह की सूचनाएं ग्रहण की हैं, किस तरह के अनुभव प्राप्त किए हैं। तो दोस्तों, अगर पर्सनालिटी को डेवलप करना है, उसमें कोई परिवर्तन लाना है, तो पहले आपको अपने इन्फॉर्मेशन को बदलना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, अपने अनुभव को रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी सोच में बदलाव आए और आपके एक्शन में बदलाव आए, आपके रिएक्शन में बदलाव आए। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, जो आपके पर्सनालिटी को मजबूत बनाता है, व्यक्तित्व को सशक्त बनाता है, आपको अवेयर करके विभिन्न मुद्दों पर। दोस्तों, मैं आज आपका स्वागत क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के इस चौथे और अंतिम सत्र में कर रहा हूं। आज का ये सत्र बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हम लोग इस समस्या के समाधान पर चर्चा करेंगे कि कहां तक इसका समाधान हो सकता है और कैसे हो सकता है। अभी तक आपने जो पिछले 3 सत्र थे, उसमें से पहले सत्र में आपने देखा कि क्लाइमेट यानी जलवायु क्या होती है, चेंज यानी परिवर्तन का क्या मतलब है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो सूरज की किरणों को स्पेस में विकिरण करने से रोकती हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिसमें काफी हद तक पोल्यूशन भी जिम्मेदार है। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि इसके क्या क्या भयंकर नकारात्मक नतीजे हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। तरह तरह की बीमारियां, जिसमें शायद ही कोई बीमारी छूटी हो, वो इससे पैदा होती है। हमारा जो जीवन है उसकी क्वालिटी यानी गुणवत्ता खराब हो जाती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास मंद पड़ जाता है। मानव संसाधन की उत्पादकता घट जाती है। ये हमने देखा दूसरे सत्र में, मैंने इस चीज पर चर्चा की। और इसके बाद अब तीसरा जो सत्र है, इस पे हमने देखा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। जिम्मेदारी हमने 3 स्तर पे बात की। व्यक्तिगत तौर पे कैसे जिम्मेदारी बनती है, इसमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो। और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, उसकी क्या जिम्मेदारी है। हमने तीनों बातों पे आपसे डिटेल में चर्चा किया उस एपिसोड के अंदर। और जब हम जिम्मेदारी तय कर चुके हैं, आपको याद हो कि हमने उसमें ये कहा था कि अल्टीमेटली हम और आप जिम्मेदार हैं। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 4 स्तर पे समाधान की। पहला, सरकार को क्या करना चाहिए। दूसरे स्तर पे हम बात करेंगे कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज हैं, उनको क्या करना चाहिए। तीसरे स्तर पे हम इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करेंगे, उसको क्या करना चाहिए। और अंत में हम बात करेंगे कि हमको और आपको क्या करना चाहिए।
क्योंकि जिसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसकी बात अंत में की जाती है ताकि आपके मन में वो चीज़ बैठ जाए। लेकिन दोस्तों, इसके पहले कि मैं इन मुद्दों पे चर्चा शुरू करूं आज के सत्र में, इसे आरंभ करूं, मैं उन लोगों के साथ कुछ बातें जरूर शेयर करना चाहूंगा जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं। 4 बातें हम आपसे शेयर करेंगे। पहली बात, अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का तुरंत जवाब मिले तो आप हमारा लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 2 लिंक है, एक है फ्री वेबिनार का, दूसरा है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का। तो अगर आपके मनपसंद विषय पे कोई वेबिनार प्लान है तो आप रजिस्टर कर लीजिए, हम आपको बुला लेंगे। और अगर नहीं है तो सजेस्ट कर दीजिए, हम ऑर्गेनाइज करेंगे, आपको बुलाएंगे। दूसरी चीज़, सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। अगर आप इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो आप हमारा कम्युनिटी मंच, जिसको प्रयास विचार मंच कहते हैं, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे आप डिस्कशन में भाग ले पाए, अपने नॉलेज को बढ़ा पाए। तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र में, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसर हो, चाहे रिटायर्ड हो, आप न तो सफल हो सकते हैं, न अच्छा जीवन जी पाएंगे अगर आपका एक्शन यानी कंडक्ट ठीक नहीं है। और जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि कंडक्ट इस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सोच और समझ क्या है, जीवन मूल्य क्या है, और वो इस पर निर्भर करता है कि आपकी सूचनाएं क्या आपने अभी तक लिया है, किस तरह का अनुभव आपने प्राप्त किया है। तो अगर आप जो सूचना ग्रहण की है उसको रिव्यू कर लें, उसको सप्लीमेंट करें, अपने अनुभव को रिव्यू करें, उसको सप्लीमेंट करें अन्य लोगों के अनुभव से, तो शायद आपके सोच में परिवर्तन आएगा, जीवन मूल्य बदल सकते हैं और आपका एक्शन भी बदलेगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों कि तमाम लोग प्रवचन कर रहे हैं, तमाम बाबा लोग हैं, तमाम मौलवी हैं, तमाम पादरी हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, कोई मानता क्यों नहीं है? इस सब के बावजूद इतना क्राइम क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि अगर हम कोई बात आपसे कहेंगे तो आप मन नहीं मानोगे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, आपका अहंकार हमारे और आपके बीच में आ जाएगा। यही होता है ज़्यादातर ट्रेनिंग प्रोग्राम में और ज़्यादातर प्रवचनों में। मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद निर्णय लें डिस्कस करके कि क्या सही है क्या गलत, तो शायद आप उसको मानने को तैयार होंगे। इसी फिलॉसफी पे मैं एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स, उसका निर्देशन कर रहा हूँ। इसके 4 मॉड्यूल हैं। छात्रों, वर्किंग प्रोफेशनल्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, एंटरप्रेन्योर और रिटायर्ड लोगों के अलग अलग उनकी जरूरतों को ध्यान में रख करके बनाए गए हैं। रादर 5 मॉड्यूल है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लिंक आप क्लिक कर दीजिए, आपको फंडामेंटल डिटेल्स मिलेगी, रूपरेखा मिल जाएगी। लेकिन अगर आप हर मॉड्यूल को समझना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे आपका स्वागत है। आइए देखिए, तमाम सूचना उपलब्ध है, FAQ है, आपकी सारी शंका का समाधान होगा। और चौथी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक साधारण किसान परिवार से आता हूँ जो एक बहुत बैकवर्ड इलाके में है, और सारी शिक्षा हमने गांव के आसपास ही लिया इंटर तक, और बाद में बाहर निकला। और मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना कोई पैसा खर्च किए सेंट्रल सिविल सर्विस में क्वालिफाई किया और इंडियन रेलवे से काम करते हुए रिटायर हुआ। तो जब मैं कर सकता हूँ 4 आने महीने में पढ़ाई करके गांव के स्कूल से और कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से, उसके बाद 10-20 रुपए महीने में, तो जो बच्चे हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं, बाहर जाके कोचिंग कर रहे हैं, माँ बाप से दूर रह रहे हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं, वो क्यों नहीं सफल हो पा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से ये कोर्स हमारा आपको इसमें मदद करेगा। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसके लाभ से वंचित न रहे। तो मैंने ऐसा एक रेवेन्यू मॉडल बनाया है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति भी ज्वाइन कर सकता है, उसकी आर्थिक स्थिति आड़े नहीं आएगी।
लेकिन इसके लिए हमको आपके कुछ सहयोग की ज़रूरत है। मैं आपसे आर्थिक सहयोग नहीं मांग रहा, रुपया पैसा नहीं मांग रहा हूँ। केवल मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जहाँ भी कर रहे हैं, जिस स्थिति में भी कर रहे हैं, अपना सारा काम करने के बाद अगर 1-1.5 घंटे का समय आपके पास बचता है, जरूर बचता होगा, उसको हमारी संस्था को दान कर दीजिए। और अपने घर बैठे उसी खाली समय के अंदर अपने मोबाइल फ़ोन के ही माध्यम से हमारे मार्गदर्शन और ट्रेनिंग में इस कार्यक्रम का संचालन करिए। हमारे व्यक्तित्व विकास मार्गदर्शक के रूप में हम आपको पूरी तरह तैयार करेंगे और कुछ आपको आय भी होगी। तो इसका एक लिंक दिया गया है ट्यूटी पार्टनरशिप का, आप क्लिक करिए, आपको सारा डिटेल मिलेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और हमको किसी न किसी रूप में जरूर मदद करेंगे हमारी। दोस्तों, आइए अब हम लोग आज के विषय वस्तु पे आते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है इसका समाधान है कि नहीं है तो कैसे है। लेकिन इसके पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, मैं ये चाहता हूं कि कुछ हमारे जो दर्शक हैं उनका जो है कुछ क्वेरीज हमारे पास आई हुई थी, उनके कुछ उनका क्वेरी थी सब्सक्राइबर की, जिसको मीट करने का रिक्वेस्ट उन्होंने किया था। तो मैं उस क्वेरी को आपके सामने रखूंगा और फिर आपसे मैं आगे चर्चा बढ़ाऊंगा। पहली चीज़ हमसे पूछा गया है कि व्हाट आर 10 सिंपल वेज टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। 10 तरीके बताइए जिससे कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जा सकता है। पॉल्यूशन का क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारे हेल्थ पर उसका क्या असर पड़ रहा है। AQI का क्या मतलब है। AQI का मतलब आप समझते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो PM10 और PM 2.5 की मात्रा बताता है, घनत्व उनका डेंसिटी बताता है। फिर किसी ने बोला है कि भाई क्लाइमेट चेंज फैक्ट और फ्रिक्शन है, क्या फैक्ट है, क्या फ्रिक्शन है। 5वां चीज, प्लास्टिक पोल्यूशन के क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है। किसी ने पूछा है कि सस्टेनेबल फ्यूचर पॉसिबल है क्या। आगे किसी ने पूछा है कि इंडोर पोल्यूशन के क्या साइड इफेक्ट होते हैं। फिर किसी ने पूछा है हमसे कि इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन क्या पॉसिबल है, क्या एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। आगे हमसे पूछा गया है कि सस्टेनेबल लिमिट जो लिविंग है क्या होती है। उन्होंने खुद भी सजेस्ट किया कि रीयूज, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, 3 R बताए हैं उन्होंने। और अंत में किसी ने हमसे पूछा है कि क्या हम इंडिविजुअल एक्शन से कुछ डिफरेंस बना सकते हैं क्या क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद है कि अभी तक जो अगर 3 सेशन आपने अटेंड किए हैं तो इनमें से कुछ चीज़ों का अंदाज़ा आपको लगा होगा। लेकिन आज के सेशन में मैं समराइज करूंगा और आपको बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी इन सारे एस्पेक्ट के ऊपर, आपको पूरी तरह अवेयरनेस आपकी हो जाएगी। अब इसके पहले कि हम समाधान की चर्चा शुरू करें, समाधान को लेकर लोगों के विचार क्या क्या है, इसको हमको जरूर चेक करना चाहिए और उसको डिमोलिश करने की ज़रूरत है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है, इसका मानवीय क्रियाकलापों से कोई संबंध नहीं है। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एक्टिविटी एंड क्लाइमेट चेंज। अभी तक आपने 3 सेशन में देखा होगा कि ग्रीन हाउस गैसेज कैसे बनती हैं, कौन उनको बनाता है, कैसे वो हीट को ट्रैप कर रही हैं, आगे नहीं जाना देते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए मान भी लूं कि एब्सोल्यूट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन जो स्पीड है टेम्परेचर को बढ़ने की, क्या उसमें ह्यूमन एक्टिविटी का रोल नहीं है। कोयला हम ही जलाते हैं, मीथेन हम जानवर पाल के पैदा करते हैं, तरह तरह की मैन मेड गैसें बनाते हैं अपने काम के लिए, जो डेडली इफेक्ट जिनका है। और फिर ये कहना कि दोनों में संपर्क नहीं है,
कोई रिलेशन नहीं है। हमारी समझ से ये सही नहीं है। दूसरा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो साउथ है वो ग्लोबल साउथ है। ग्लोबल साउथ के देश जैसे डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया हुआ, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, तरह तरह के ऐसे देश हैं, अफ्रीका के तमाम कंट्री हैं जो काफ़ी गरीब हैं। उनके जो नागरिक हैं उनकी जीवन की क्वालिटी बहुत ख़राब है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अगर हम उनके लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो बिना एनर्जी कंजम्पशन के पॉसिबल नहीं है, इसलिए वो पोल्यूशन करेंगे। इसको ध्यान में रखते हुए लोगों का एक पेसिमिस्टिक व्यू पॉइंट है कि इसलिए एक फेट अकम्पली है, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये लोग पोल्यूशन करेंगे और क्लाइमेट चेंज रुक नहीं सकता। दोस्तों, ये मेरा मानना है कि जो लोग इस तरह का आर्गूमेंट देते हैं उनको जीवन का दर्शन ही नहीं पता। एक सिंपल लाइफ जो होती है, साधारण लाइफ, सरल लाइफ जो होती है, वो कंजम्पशन बेस्ड नहीं होती है। आप 4000 शर्ट पहन करके हैप्पी नहीं रह सकते, पोल्यूशन करेंगे आप। और वे ईस्टर्न फिलॉसफी जो हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है, जो हमारा स्पिरिचुअलिटी है, ये कहती है कि सारी चीज़ें बेकार हैं, कम से कम में आप रह सकते हो, अपने को सिंपल बनाइए, कंजम्पशन कम से कम करिए। तो ये कहना कि एनर्जी कंजम्पशन पर कैपिटा इज ए इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट बिल्कुल गलत है और ये नासमझी का एक इंडिकेशन है। कितना आप कंज्यूम करते हो ये कोई यार्डस्टिक नहीं कि आप डेवलप्ड हो कि अंडर डेवलप्ड हो। तो मैं इस आर्गुमेंट से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि कुछ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसा होगा। हम लोग सस्टेनेबल लाइफ जी सकते हैं, कम कंजम्पशन में जी सकते हैं, कम एनर्जी कंज्यूम करके जी सकते हैं और बहुत कुछ पॉसिबल है। अब सवाल है कि ये दोनों तरह का आर्गुमेंट कर कौन रहा है। तो दोस्तों, ये दोनों तरह के जो आर्गुमेंट है कुल मिला जुला के कारपोरेट लॉबी के पैरोकार कर रहे हैं। जो कारपोरेट लॉबी है, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका केवल एक सूत्री कार्यक्रम है, प्रॉफिट कमाओ। उसे पोल्यूशन होता है, लोग मरते हैं, नहीं मरते, उनको लेना देना नहीं है। तो उनके कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पेरोल पे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जो इस तरह का आर्गुमेंट देते हैं कि साहब पहली बात संबंध नहीं है और दूसरी बात कुछ पॉसिबल नहीं है। तीसरा आर्गुमेंट है कि बिल्कुल पॉसिबल है, हम इसको अगर 100% एलिमिनेट नहीं कर सकते तो काफी हद तक धीमा कर सकते हैं, अपने लाइफ की क्वालिटी को काफी बेहतर बना सकते हैं। मैं तीसरे आर्गुमेंट का पैरोकार हूं। पहले के दो आर्गुमेंट बिल्कुल हमारी समझ से गलत है और अव्यावहारिक है। ये तीनों चीजें हो गई। अब हम आपसे आर्गुमेंट फाइनली कहना चाहेंगे, इसके पहले कि हम शुरू करें, कि आपको पता है कि सबको मरना है एक दिन। डेथ इज सर्टेन, अदर ऑल थिंग्स आर अनसर्टेन। तो अगर आपकी मृत्यु निश्चित है तो हेल्थी रहने के लिए क्यों एक्सरसाइज करते हो? छोड़ दो, मर जाओ। तो ऐसा हम नहीं करते। पता है कि हम मरेंगे कल, फिर भी हम कोशिश करते हैं, तरह तरह का हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं, खाना है, ये है, वो है, योगा मेडिटेशन करते हैं। क्यों करते हैं? कि हम अच्छी जीवन जी सकें, लंबा जीवन जी सकें, आनंदपूर्ण जीवन जी सकें। मृत्यु सामने खड़ी है, तो अगर मान लीजिए कि संबंध हो, संबंध ना हो, वही मटेरियल है। ग्लोबल वार भी होगी, सिविलाइजेशन खत्म होगी, कितने अरब साल बाद खत्म होगी, ये कौन सा आर्गुमेंट हुआ? इसलिए हमको हमेशा कोशिश करनी है कि हम इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करें अपने एक्शन से, सुधारण व कार्रवाई से। तो ये मेरा फाइनल आर्गुमेंट है इस पक्ष में कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हालत यह है कि जो धनी लोग हैं ओवर कंजम्पशन कर रहे हैं और उनकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, और उसका नतीजा वो लोग भुगत रहे हैं जो गरीब हैं, जो बाहर काम करने वाले लोग हैं, वो उसको भुगत रहे हैं, वो बीमार पड़ रहे हैं, वो गरीब और होते जा रहे हैं, पैसा खर्च हो रहा है। धनी लोग तो अपना इलाज करा ले रहे हैं या एयर कंडीशनिंग में बैठे हुए हैं, कंफर्ट की लाइफ जी रहे हैं, एडवर्स वेदर कंडीशन को भी झेल ले रहे हैं, एयर कंडीशनिंग लगा कर, रेफ्रिजरेशन, सारी चीज़ों से। और भुगत कौन रहा है? गरीब।
और 90% लोग गरीब हैं, 90 क्या 95, 5% या 1-2% लोग उस कैटेगरी में आते हैं। तो क्या 1% के कुकर्मों का फल 98% लोग झेलेंगे क्या? ये सही बात है क्या? तो दोस्तों, मेरा सब मिला जुला के ये कहना है कि हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब 4 चीज़ें हैं। पहली मैं डिस्कस करूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट्स को क्या क्या करने की जरूरत है। दूसरे स्टेज पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, उनको क्या करना चाहिए। तीसरी चीज मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूंगा कि क्या सीन है, किसको क्या करना चाहिए। और अंत में बात करने में जा रहा हूं कि हमको और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, स्टेट हो या सेंट्रल हो। पहली चीज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मजबूत बनाने की जरूरत है, उसको विश्वसनीय बनाने की जरूरत है, उसको सस्ता बनाने की जरूरत है, चाहे रेल हो, चाहे रोड हो, चाहे जलमार्ग हो। अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से सड़क का कंजेशन कम होगा, पोल्यूशन कम होगा, लोगों के को ज़्यादा सेफ महसूस होगा सड़क के ऊपर। कुछ एम्प्लॉयमेंट कम हो सकता है, लेकिन वो कहीं और पैदा करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि जो भी सड़कें हैं उनके दोनों साइड में पैदल चलने के लिए और साइकिल ट्रैक का होना जरूरी है। लेकिन अभी जो साइकिल ट्रैक बना है, कुछ दिन पहले यूपी में बना था, वो सब कब्जा हो गया और पेड़ों के बीच में पेड़ है बना दिया गया, ऐसे बिना सोचे समझे, और पैसा खराब हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ। उस तरह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये इफेक्टिव होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए। तीसरी चीज, प्राइवेट ग्रीन और पब्लिक ग्रीन में फर्क होना चाहिए। पब्लिक ग्रीन मतलब गवर्नमेंट जो जमीन है उसके ऊपर चाहे फॉरेस्ट है, चाहे बाग है, चाहे बगीचा है, चाहे पार्क है, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे लोकल हो, चाहे स्टेट हो, चाहे सेंटर हो। और उसको 100% मेंटेन करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। प्लांटेशन भी कर रही है तो गवर्नमेंट लैंड पे कर सकती है, लेकिन फर्जी प्लांटेशन ड्राइव नहीं होना चाहिए, जैसा हमने पहले डिस्कस किया है। जहाँ तक प्राइवेट ग्रीन का सवाल है, हमारा अपना खेत है, उसमें हमने यूकेलिप्टस लगाया हो, चाहे हमने उसमें सागौन लगाया हो, चाहे आम लगाया हो, जब हमको मन करे हम लगाएं, जब मन करे काटें, जैसे मर्जी करें, उसमें सरकार को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। इसलिए जो एग्जिस्टिंग जो रूल्स हैं, फॉरेस्ट के रूल्स हैं, चाहे ग्रीन ट्रिब्यूनल के रूल्स हैं, उसमें बड़ी परिवर्तन होना चाहिए। पब्लिक जो लैंड पर जो है उस पर आप रहिए, लेकिन प्राइवेट अफेयर्स में आप दखलंदाजी अननेसेसरली ना करें। इस चीज को ईमानदारी से लागू होना चाहिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो शहर हैं उनकी प्लानिंग इंटेलिजेंटली की जानी चाहिए, ताकि कम से कम ट्रांसपोर्ट की जरूरत पड़े। एक ही बिल्डिंग में आप रेजिडेंशियल भी बना सकते हैं, कमर्शियल भी बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी बना सकते हैं, सर्विस भी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड वो पॉल्यूटिंग ना हो। अगर पॉल्यूटिंग है तो उसको अलग बनाइए और बीच में ग्रीन हेजिंग कर दीजिए, ताकि पॉल्यूशन कम से कम आए उन एरियाज में जहाँ रिहायशी इलाके हैं, जहाँ इस तरह के लोग रहते हैं। तो कम से कम लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग को चलाने के लिए। काफ़ी ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, कंजेशन कम हो जाएगा, गाड़ियों की ज़रूरत कम हो जाएगी। आज गाड़ियाँ प्रोड्यूस की जा रही हैं, कारपोरेट लॉबी, ऑटोमोबाइल लॉबी लगी हुई है। क्यों भाई? मैन्युफैक्चरिंग आप करते जा रहे हो, छोटी छोटी गाड़ियों का, स्कूटर हुआ, कार हुआ, क्यों इतनी गाड़ियाँ होनी चाहिए? तो हमारा जो एम्फेसिस है वो गलत है। अगली चीज़ जो प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक टोटली बैन होना चाहिए, किसी भी तरह का प्लास्टिक, चाहे बोतल हो चाहे कोई और चीज़ हो, आप उसका अल्टरनेटिव यूज़ करिए जो डिग्रेडेबल हो। अगली चीज़ सरकार की जिम्मेदारी है कि हर घर को, हर व्यक्ति को सेफ ड्रिंकिंग वाटर उपलब्ध कराए नल के माध्यम से। आप यूएस जाइए, यूके जाइए, बाथरूम का जो पानी है वो पी लीजिए, पीने लायक होता है, पोर्टेबल होता है।
हिंदुस्तान में खोजना पड़ता है, बॉटल में खरीदना पड़ता है। तो ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है, इसको आउटसोर्स नहीं कर सकती प्राइवेट सेक्टर को कि तुम पानी पैदा करो अब बॉटल में भर के बेचो। गरीब खरीद नहीं पाएंगे, गंदा पानी पी के मरेंगे, और धनी लोग बॉटल में पानी खरीद के पिएंगे। तो ये गलत है। अगला, सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है, हर घर के ऊपर लगाने की ज़रूरत है। इसके लिए पॉलिसी को लिबराइज करिए, सिंप्लीफाई करिए, अननेसेसरी रिस्ट्रिक्टिव क्लाज हटाइए, अगर कोई है तो इंसेंटिव दीजिए ताकि हर व्यक्ति इसका लाभ उठाए। ज़्यादा से ज़्यादा वो ग्रिड में वापस बिजली वापस करे अपने कंजम्पशन के ऊपर अगर पैदा कर रहा है। और थर्मल पावर हाउस जो बन रहे हैं या जो न्यूक्लियर है उनकी ज़रूरत कम से कम पड़े, पेट्रोल डीजल की ज़रूरत कम से कम पड़े, क्योंकि इलेक्ट्रिकल व्हीकल का चार्जिंग भी इससे हो सकती है। तो कुल मिला जुला करके इसको एक मिशन मोड में लेने की ज़रूरत है इस पूरे सेक्टर को। अगला जो है, जो स्टेप है सरकार का, कि आपको मीट कंजम्पशन और एक्सपोर्ट पर डिस्करेजमेंट करना चाहिए ताकि एनिमल फार्मिंग कम से कम हो। मैं यहाँ धार्मिक आधार पे बात नहीं कर रहा हूँ, प्योरली आप जलवायु के दृष्टिकोण से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मीथेन गैस ज़्यादातर जानवर पैदा करते हैं तो उनकी संख्या कम से कम होनी चाहिए। और वो ज़मीन भी खा रहे हैं, ज़मीन भी हमारा मिसयूज हो रही है, फॉरेस्ट कवर भी कम हो रहे हैं। अगला चीज़ जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी है वो गलत है। हमको डिसेंट्रलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन चाहिए, वो भी लेबर इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव जो माइक्रो है, स्मॉल है, मीडियम है, सर्विसेज है, हमको बढ़ावा देना चाहिए जो नॉन पोल्यूटिंग होगी। और जितने मैकेनाइज प्रोडक्शन है उसको आप डिसेंट्रलाइज करिए और मिनिमाइज करिए। यहाँ टेक्नोलॉजी का रोल बहुत नेगेटिव रोल अदा करती है। ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, धनी लोग उसको कर पाते हैं, और ये इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पैदा करती है। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की सैलरी लेंगे किसी बड़े कारपोरेट की तो 1000 गुना होगी नीचे वाले से। इतना गैप क्यों होना चाहिए? ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, एक स्केल ऑफ इकोनॉमी का सवाल है। अगर आप ऐसा करते हो तो एक तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और दूसरे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी काफ़ी कम हो सकती है। और अगला जो है सबसे बड़ी बात है कि कंज्यूमरिज्म को कम से कम बढ़ावा दीजिए। जीडीपी का ग्रोथ क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंडिकेट नहीं करता है। अगर 1% टॉप लोगों की अब का भी अगर इनकम बढ़ रही है तो वो भी जीडीपी में आएगी। भले गरीबों की कम हो रही हो, ओवरऑल ग्रोथ दिखेगा, लेकिन 90% 95% लोग गरीब होते जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से तमाम बीमारियां, उसका इलाज, उससे और भी बीमार होते जा रहे हैं और भी गरीब होते जा रहे हैं। और धनी लोग जो है इंश्योरेंस कवर लेके ये करके वो करके किसी तरह से कर रहे हैं। एवॉइडेबल एक्सपेंडिचर क्यों होना चाहिए, चाहे इंश्योरेंस का हो चाहे बिना इंश्योरेंस का हो। तो ये सरकार को करने की ज़रूरत है। जहाँ तक एनजीओ का सवाल है, आज फर्जी एनजीओ चलना, एक सेमिनार किया, पैसा हथिया लिया, काम खत्म। हम चाहते हैं कि जो भी एनजीओ हैं या जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है उनको 3 काम करने की ज़रूरत है। पहली चीज़, लोगों को, आम पब्लिक को इसके लिए आप अवेयर करिए कि इसके दुष्परिणाम क्या है, रीजन क्या है, क्या उनको करने की ज़रूरत है। हमने डिटेल में इस चीज़ को चर्चा किया है पिछले 3 सत्रों में। आप उनसे शेयर करिए इसको, इस वीडियो को दिखाइए उनको। अगला है, आपको गवर्नमेंट पे प्रेशर डालना है इंटरेस्ट ग्रुप के थ्रू, प्रेशर ग्रुप के थ्रू, कि वो इस पॉलिसी को अपनाए जो हमने अभी कहा है आपसे। हमने बहुत ढेर सारी बातें नहीं बोली है, कुछ ही चीज़ें कही हैं। आप आंदोलन चला सकते हैं, लोगों को एजुकेट करिए, ब्यूरोक्रेसी पे दबाव डालिए, मॉनिटर करिए, रिप्रेजेंटेशन दीजिए, ग्रीवांस दीजिए। और अंत में तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट काम एनजीओ का है कि जो वोटर्स हैं उनको अवेयर करिए कि ऐसे लोगों को वोट दें जो इस तरह की पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को प्रोत्साहित करें, प्रेशराइज करें। तो ये एनजीओ कर सकते हैं। अगर इंटरनेशनल लेवल पे आप आ जाइए तो अभी हाल में बाकू जो अजरबैजान में है उसमें COP29 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो यूनाइटेड नेशंस के परव्यू में आता है। उसका मेन थीम थी क्लाइमेट फाइनेंस और कुछ और एक्शन, लेकिन रिजल्ट बहुत ही डिसअपॉइंटिंग रहा उसका। अजरबैजान जो ऑयल एंड
गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिसकी इकोनॉमी उस पर बेस्ड है, वो क्यों चाहेगा कि इसकी खपत कम हो? नतीजा ये हुआ कि जो फाइनेंस का अमाउंट, क्लाइमेट फाइनेंस का जो अमाउंट है, वो 100 बिलियन से बढ़ाकर 300 बिलियन पर एनम किया गया यूएस डॉलर, और वो भी 2035 तक, मतलब 11 साल और इंतजार करिए। ये पीनट है। जो ग्लोबल साउथ है, जिसमें कि सारे डेवलपिंग कंट्री, पुअर कंट्रीज आते हैं, जिनको अपनी पॉवर्टी से लड़ रहे हैं, जो हेल्थ केयर से लड़ रहे हैं, एजुकेशन से लड़ रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनके पास पैसे नहीं हैं। उनसे आप उम्मीद करते हो कि वो पैसा लगा करके क्लीन टेक्नोलॉजी लेंगे आपसे, डेवलप कंट्री से? और डेवलप कंट्रीज एडिक्वेट मात्रा में फाइनेंस देने को तैयार नहीं है। और कुछ ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो देखेंगे तो आपको हंसी भी आएगी। समुद्र के किनारे किनारे दीवार बनाएंगे जैसे पानी ना बढ़े, दीवार रुकेगी कई दिन वो। उन्होंने ये कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज हैं उनको बढ़ाया जाए। कैसे बढ़ेगा भाई बिना पैसे के? कोई कंट्री पीछे ना रहे। कैसे नहीं रहेगा जब पैसा आप नहीं दोगे? एक यूएन रजिस्ट्री खोली गई है जो फैसिलिटेट करिए कार्बन क्रेडिट को रजिस्टर करने के लिए। आप पोल्यूशन करिए, पैसा देके छूट जाइए, मर्डर करिए, पैसा दे दीजिए, जिसको किए हैं काम खत्म हो गया। तो कुल मिला जुला के इंटरनेशनल लेवल पे एक कॉमेडी शो चल रहा है, जिससे आप बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते। अपना खुद देखना पड़ेगा आपको, गरीब हो अमीर हो। अमेरिका की तरफ ताकेंगे तो शायद कुछ ना मिले आपको। तो ये कुल मिला जुला के जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, खास करके डेवलप कंट्री का रोल इसमें बहुत ही क्वेश्चनेबल है। अब सवाल है कि उस पर दबाव कौन डालेगा? अमेरिका के ऊपर इंडिया ने दबाव डाला है, या जो डेवलप कंट्री है उनकी सरकारें क्यों नहीं दबाव डाल रही हैं? क्यों नहीं उनका बाइकाट कर रही हैं? क्यों नहीं इंटरनेशनल फोरम पे उनको सेम कर रही हैं? इसका बहुत बड़ा कारण है हम और आप। तो अंत में हम आते हैं कि हम लोगों को क्या करने की जरूरत है। चाहे आप इंडिया के नागरिक हो, चाहे बांग्लादेश के हो, चाहे पाकिस्तान के हो, चाहे किसी भी कंट्री के हैं, आपको करना क्या है? पहली चीज, ऑटोमोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करिए। 5 किलोमीटर के अंदर उसका इस्तेमाल नहीं करना आपको। चाहे स्कूटर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी हो। 5 किलोमीटर के अंदर आप साइकिल से जाओगे या पैदल जाओगे, ड्रेस्टिक चेंज आएगा कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल में। 5 किलोमीटर के बाहर अगर आपको जाना चाहते हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करिए। जहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल नहीं है वहां आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, काफी कम हो जाएगा। तीसरी चीज, प्लास्टिक आइटम का उपयोग टोटली खत्म कर दीजिए। अल्टरनेट यूज़ करिए, जूट के बैग शॉपिंग के लिए करिए, या जो करिए, लेकिन बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए। जब आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो बना भी नहीं पाएंगे लोग। जब आप इस्तेमाल करते हैं तो लोग बनाते हैं। आप इस्तेमाल बंद करिए, सरकार का काम आसान होगा। अगला, आपको कम से कम 5 पेड़ लगाने हैं खुद, जो ऑक्सीजन दें, कार्बन डाइऑक्साइड लें आपसे। इंडोर भी प्लांट है, आउटडोर भी प्लांट है। आपको ज़मीन नहीं है, अरे भाई गमले में लगा लो, 5 गमले लगा लो, बड़े गमले लगा लो, छोटे गमले लगा लो, ये तो आप कर सकते हो ना। और 5 लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए ऐसा करने के लिए। कम इतना ही करिए और कुछ नहीं कर सकते तो। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा रोल अदा करोगे। मीट का कंजम्पशन कम कर दीजिए, आप मिनिमाइज कर दीजिए उसको, अपने आप प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। आप छोड़िए, पर्सनल लेवल पे छोड़िए। मैं धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहा हूँ, अगर आप क्लाइमेट को बचाना चाहते हैं इसलिए कह रहा हूँ। मैं उसमें डिबेट में नहीं जाना चाहता, गलत है सही है मीट खाना। खाइए, महीने में 1 दिन खाइए, साल में 1 दिन खाइए, एक्सेप्शनल कर दीजिए। और सोर्सेज से प्रोटीन ले लीजिए। अगली चीज, अपने जीवन को सिंपल बनाइए, उपभोक्तावादी मत बनिए। खाने के लिए जिंदा नहीं है, जीने के लिए खा रहे हैं, इसको ध्यान में रखिए।
लोग बीमार पड़ते हैं खाने की वजह से, बिना खाए कोई नहीं पड़ता है। तो कम से कम कंज्यूम करिए, कम से कम एनर्जी लगेगी उनको प्रोड्यूस करने में। 1,000 शर्ट के जगह पे 5 शर्ट में काम चलाइए। हर चीज़ पे लागू होता है। जीडीपी ग्रो होता है, पोल्यूशन बढ़ेगा, दोनों का सीधा कनेक्शन है। जीडीपी कम करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये फर्जी आंकड़े हैं। स्टैटिस्टिक्स को लाइफ नहीं कहते हैं। लाइफ इज लाइफ, स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद जैसा कि हमारे एक मित्र ने हमको सजेस्ट किया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। कम करिए, दोबारा इस्तेमाल करिए, दोबारा उसी से बनाइए, जिससे कम से कम ज़मीन से रिसोर्सेज लें आप, लॉन्ग टर्म उनका इस्तेमाल हो सके। एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन का कम से कम प्रयोग करिए। थोड़ा पसीना आना सीखिए, थोड़ा कष्ट उठाना सीखिए। दूसरों का जीवन नरक न बनाएं अपने फायदे के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, एज ए वोटर उन लोगों को वोट दीजिए जो उन पॉलिसी को बनाने में आपकी मदद करें, आपके प्रतिनिधि के रूप में, न कि अपना जेब भरें। कारपोरेट लॉबी के लिए लॉबिंग न करें, उनसे चंदा लेकर इलेक्शन न लड़ें। स्टेट फंडिंग आप इलेक्शन होना चाहिए। जिस दिन ये हो जाएगा, किसी कैंडिडेट की डिपेंडेंसी न अपनी पार्टी पे रहेगी, न अपने कारपोरेट हाउस पे रहेगी, न लोकल ठेकेदार पे रहेगी। तो स्टेट फंडिंग आप इलेक्शन होना चाहिए। बाकी जो पॉलिसी हमने बताई आपको, और आप एनजीओ बनाइए, प्रेशर ग्रुप बनाइए, लोगों को एजुकेट करिए, प्रेशर बनाइए, सरकार पे बनाइए, आंदोलन करिए, जेल जाइए। ये जीवन और मरण का प्रश्न है। जीवन आपका है, बच्चे आपके हैं, उनको किस तरह का भविष्य देना चाहते हैं आप निर्णय लीजिए। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जो मैंने कहा है, चाहे आपके लिए, खुद के लिए, चाहे सरकार के लिए, चाहे और किसी के लिए, आप उसमें एक मेजर रोल अदा कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम क्लाइमेट चेंज को काफ़ी हद तक अरेस्ट कर पाएंगे। काफ़ी डैमेज हो चुका है, बट देयर इज नेवर लेट, वी शुड स्टार्ट डूइंग समथिंग। फ्रेंड, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इतना लंबा वीडियो हमारा देखे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं इससे कम में इसको कर नहीं पाता। तो उम्मीद है कि आपने इसको देखा होगा। अगर ये वीडियो आपके किसी काम का लगे तो अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए। और अगर अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, ताकि यूट्यूब को मालूम पड़े कि इसमें कुछ काम की चीज़ हो रही है और वो इसको और ज़्यादा फैलाए। दोस्तों, मैं आपसे विदा लूँगा। इसके पहले एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि अपने को फिट रखिए, हेल्दी रखिए, मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से। मेंटल फिटनेस तब रहेगी जब आप गार्बेज से दूर रहोगे, निगेटिविटी से दूर रहोगे, अच्छी चीज़ें ग्रहण करोगे, अच्छी किताबें पढ़ोगे, अच्छे लोगों को सुनोगे। और फिजिकल फिटनेस तब रहेगी जब आप एक्टिव रहोगे, सोच समझ के खाओगे, अच्छी नींद लोगे, वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखोगे, अपने लाइफ में फोकस बना के काम करोगे, और वो काम करोगे जो आपके मन का है, आपके पर्सनालिटी से मैच करता हो। दोस्तों, हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।